तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियाई को प्रेडिक्ट किया था उनका नाम था रदरफोर्ड। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मास जो एटम का होता है वो इस न्यूक्लियस का ही मास होता है। मतलब बाकी उस एटम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास एज कंपेयर टू न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार इस न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस रिजाइड करते हैं। इसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब वी कैन से वेरी स्मॉल साइज। बट इसका जो मास होता है वो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम reside in nucleus only। ठीक है, तो दो बातें आपको न्यूक्लियस के बारे में हमेशा याद रखनी है, एक उसका साइज और दूसरा इसका मास। ठीक है, अब न्यूक्लियस का जो मास है, इस मास को समझने का आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बेसिकली न्यूक्लियस का जो मास है वो दूसरे मटीरियलिस्टिक मासेस के कंपैरेटिवली तो ऑब्वियसली बहुत स्मॉल होने वाला है, परंतु अगर हम बात करें इस एटम की, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनके समान इसका जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इन जनरल हम मास ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके मास को कैलकुलेट करके अगर हम लिखने लगते हैं तो 0.000 इस प्रकार से अप टू हमें 25 जीरोस फर्दर लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमें ऐसा बोला कि अगर आप न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक फर्दर स्मॉलर यूनिट ऑफ मास की आवश्यकता है। मतलब एक फर्दर आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा जिस सिस्टम के अनुसार आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब केजीज या ग्राम्स में हम इसका मास अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो जीरोज ही लिखते रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इसका जो मास है इसको कैलकुलेट करने का हमने एक नया नाम रख दिया, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे मास वाला अगर हमें कोई मिलता है तो वो हाइड्रोजन मिलता है। तो रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमें ऐसा बोला कि जो हाइड्रोजन का मास है ना उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट माना करेंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मास जितना भी है वो पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट मासेस में से एक है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का मास अप्रॉक्सीमेटली बराबर माना जाएगा किसके, एटॉमिक मास यूनिट के। सो अब हम चाहते थे न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना। न्यूक्लियस का मास केजीज में कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो हमने एक नया सिस्टम बनाने के बारे में सोचा जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। और वो जो एटॉमिक मास यूनिट का सिस्टम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइड्रोजन के मास की अब आवश्यकता है। जब हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमारी नेचर के अंदर बहुत सारे दूसरे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में हाइड्रोजन की डेफिनेशन केवल ये है कि कोई ऐसा एटम जिसके सेंटर पर एक प्लस चार्ज पड़ा हो और बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, वी विल से इट इज हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन इज 1 प्लस चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक एटम। ठीक है ना, पर जब हम अपनी नेचर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कुछ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे भी मिलते हैं जिनके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अलावा एक तीसरी चीज पड़ी हुई है। हम उसके बारे में अगले 5 या 10 मिनट के बाद में डिस्कस करेंगे, परंतु इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ हाइड्रोजन के एटम्स हमें मिलते हैं जिनका मास कम होता है, मतलब 1 जितना होता है। नॉर्मली हम इसका मास 1 ही मानते हैं ना, तो जिसका मास 1 होता है, पर कुछ ऐसे मिलते हैं जिनका मास 2 होता है और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिनका मास क्या होता है, 3 होता है। तो मतलब हाइड्रोजन के वैरायटी ऑफ आइसोटोप्स होने के कारण इनका मास वेरी करता रहता है। तो इस कारण से हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और हाइड्रोजन में एक कमी भी है कि बहुत सफिशिएंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ में हाइड्रोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन सबके साथ में कंपाउंड्स बना ले, इतना ज़्यादा वो फीजेबल नहीं है। ठीक है ना, तो हम चाहते थे कि हम एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट करें, पर उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जिस एटम का सहारा लें, जिस एटम को यूज करें, वो एटम मोस्ट ऑफ द दूसरे एटम्स के साथ में कंपाउंड्स बना सके।
तो इसके लिए हमने एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया कार्बन को, ठीक है। तो हमने ऐसा माना कि हाइड्रोजन का मास हम अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते तो क्या हुआ, हम एक काम करते हैं, हम कार्बन का मास फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके 12 पार्ट्स कर लेंगे। मतलब कार्बन के मास के 12 डिविजन्स करने के बाद में जो मास निकलेगा दैट विल अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास यूनिट, और हम उसको ही मान लेंगे हाइड्रोजन का मास, ठीक है ना। तो कार्बन का जो मास है उसको जब हमने 12 से डिवाइड किया तो दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन का मास। तो हमारी नेचर में कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक आइसोटोप कार्बन का होता है C12 वाला और एक आइसोटोप कार्बन का होता है C13 वाला। बट स्टिल कार्बन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। रीज़न उसका ये है कि कार्बन सबके साथ में कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है ना। इसके जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग और किसी के द्वारा ऑफर नहीं की जाती। सो दैट इज वाई हमने कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हुए भी इसको चूज किया, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ में क्या कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमने ये जो मास लिया है कार्बन का, ये इसके 12 वाले आइसोटोप का लिया या 13 वाले। तो इसका जवाब ये है, हम कार्बन का जो मास लेते हैं वो एवरेज मास लेते हैं, ओके। तो किसी भी चीज का अगर हमने अपनी नेचर में मास लेना है, किसी भी एलिमेंट का अगर हमने अपनी नेचर में बेटा मास लेना है ना, तो हम हमेशा उसका कौन सा मास ले लिया करते हैं, एवरेज मास ले लिया करते हैं। अब एवरेज मास कैसे लिया जाता है उसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। लेट अस सपोज मैं एवरेज मास लेना चाहता हूं क्लोरीन का। मैंने यहां पर क्लोरीन की एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि इसका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है लिस्टेड आपकी बुक में, ठीक है, और ये आ भी जाया करता है पेपर में, ठीक है। तो हमारी नेचर में बेटा 2 प्रकार के क्लोरीन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास होता है 34.98 वाला, और दूसरा क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास होता है 36.98 वाला। ये जो 34.98 वाला क्लोरीन है ना, ये 75% हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब ज्यादातर अगर हम क्लोरीन पाने जाते हैं हमारी नेचर में तो वो हमें 34.98 वाला ही प्राप्त होता है, ठीक है। और 36.98 वाला जो क्लोरीन है ये 26.4% हमारी नेचर में पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इसका एवरेज मास निकाल लिया। मतलब 74% जो पाया जाता है उसको हमने उसके मास के साथ में मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया जो 24% पाया जाता है उसके मास के साथ में मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड कर दिया हमने इसको किसके साथ, टोटल मास के साथ। ये बेटा एक बड़ी ही नॉर्मल सी टेक्निक है जिससे हम एवरेज कर लिया करते हैं, ठीक है। तो एवरेज करने की टेक्निक सिखाने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लिया जाए कोई एक बच्चा है, वो 10 डेज का हमने उसका डाटा इकट्ठा किया। वो फर्स्ट 7 डेज 1 to 7 डेज में वो ईच डे 5 टॉफीज खाता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 3 डेज में वो ईच डे में 3 टॉफीज खाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसने 10 दिन में ऑन एन एवरेज कितनी टॉफीज खाई, तो हम क्या करेंगे, हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टॉफीज के साथ में, और उसमें हम ऐड कर देंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टॉफीज के साथ में। टोटल उसने कितने डेज के लिए खाई है टॉफीज, 10 टॉफीज। मतलब 10 डेज के लिए हमने उसने टॉफीज खाई हैं। So 7 5s is 35 plus 3 3s is 9 divided by 10, and here we have got 35 plus 9 is 44 upon 10। तो ऑन एन एवरेज उसने 4.4 टॉफीज खाई हैं। तो देखो ये एवरेज निकालने वाली टेक्निक है तो बहुत अच्छी, पर इसमें एक कमी है, इसमें हमेशा डेसिमल लग जाया करता है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, क्या 4.4 टॉफीज कोई खा सकता है क्या एक दिन में, नहीं। पर जब हमने उसकी एवरेज निकाली तो एवरेज में तो हमेशा क्या आता है, फ्रैक्शन आता ही आता है। तो उसी प्रकार जब हमने क्लोरीन का एवरेज मास कैलकुलेट किया तो 75.4% पाया जाता है 34.98 वाला, 24.6% पाया जाता है 36.98 वाला। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके और डिवाइड कर दिया, टोटल कितना परसेंट है क्लोरीन हमारी नेचर में, 100% ना। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका मास निकल कर आया 35.47। ये जो क्लोरीन का मास है ना, ये एवरेज मास है, ठीक है। अब उसी प्रकार क्योंकि कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं,
हमने जब कार्बन का मास ऐसे हमारी नेचर में निकाल कर कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 1.992647 इंटू 10⁻26। देखिए ये चीज ऐसी है जो पेपर में आ सकती है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा इसका मास एक बार याद कर लें। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, आप इसका मास तो जरूर ही याद कर लेना। 1 एटॉमिक मास यूनिट की तो डेफिनेशन और उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हमने कार्बन के मास को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 1.660539 इंटू 10⁻27 kg। और यही हमारा अप्रोक्सीमेट मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट का, और यही हमारा अप्रोक्सीमेट मास होता है 1 हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मास हमारा कितना निकल कर आया, 1.660539 इंटू 10⁻27 kg, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। ओके, तो अब हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वो ये है कि हमें न्यूक्लियस का मास इसलिए पहले नहीं पता लग रहा था क्योंकि हमारे पास में किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट बन रहा था, और किलोग्राम्स में जब हम न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने जा रहे थे तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हमारे 000 ही आ रहे थे। तो इससे हमने पता लगवाया कि एटॉमिक मास यूनिट इज मोर फीजेबल एज कंपेयर टू किलोग्राम्स, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट मच स्मॉलर यूनिट है। आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, तो बेटा जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1.660539 इंटू 10⁻27 kg, मतलब इतना कम हो गया, -27 जीरोज हमारी कम हो जाएंगे अब, ठीक है जी। ओके, अब आज से हमने डिसाइड कर लिया कि हम जब भी कभी भी किसी भी एटम का, किसी भी न्यूक्लियाई का मास कैलकुलेट किया करेंगे ना, दैट विल ऑलवेज बी इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ओके, अब शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स हमारी नेचर में पाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के जो हाइड्रोजन हमारी नेचर में पाए जाते हैं उनके आइसोटोप्स के नाम है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है जी। ऐसा माना जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है प्लस 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। पर अगर आप हाइड्रोजन की दूसरी टाइप के बारे में देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसका मास ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब देख सकते हो जो हाइड्रोजन का मास है ना वो आधा है उसके दूसरे टाइप के कंपैरेटिवली, मतलब ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन के मास के डबल हो गया। तो ये चीज तो पक्की है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है। अब वो क्या प्रेजेंट है उसकी हम बात करते हैं अभी। और यदि हम बात करें तीसरे टाइप ऑफ हाइड्रोजन की, तो तीसरे टाइप ऑफ हाइड्रोजन के आने के बाद तो हमने देखा कि उसका मास ट्रिपल हो गया, लमसम ट्रिपल हो गया। सो दैट मीन्स उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें ही प्रेजेंट हैं, बहुत सारी चीजें ही प्रेजेंट है, ठीक है जी। ओके, तो यहां पर हमने एक चीज सोची कि और कौन सी चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, प्रोटॉन और उसके आले दुआले घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। तो हमने ये देखा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर का जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो उसके प्रोटॉन्स का मास होता है, ठीक है। और उसके अलावा उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो ड्यूटेरियम है, इस ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेटा ये जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, ठीक है जी। तो अगर हम कैलकुलेट करने लगें तो मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन होती है 1.00727 यूनिट। देखो मैंने 3 वैल्यूज आपको बोली हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी चाहिए। एक तो मास ऑफ कार्बन, एक मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एक आपको याद रहना चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन, और एक मास ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत काम का होता है। तो देखो अगर आपको कोई बोले कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी हमने लैब्स में कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1.00727 यूनिट। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो हमें पूरे हाइड्रोजन का मास पता है
और मैंने आपको ये भी कंफर्म कर दिया कि हाइड्रोजन में क्या पड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आपको पूरे हाइड्रोजन का मास पता है और आपको प्रोटॉन का मास पता है, तो आप हाइड्रोजन के मास में से किसको माइनस कर दोगे, प्रोटॉन के मास को माइनस कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वी नो ना मास ऑफ हाइड्रोजन is equal to mass of proton plus mass of electron. So if we know mass of hydrogen and we also know mass of proton, we can very easily find mass of electron. ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया 0.00055 यूनिट। ये बात पक्की है कि इसको याद रखना बड़ा इजी है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डेसिमल लगाकर 3 जीरोस लगाओ और 2 5 लगा दो। ठीक है जी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होता है 0.00055 यूनिट। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद ये जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और कुछ समय पहले तक तो हम ऐसा मानते थे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ही होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, मतलब उसमें कोई अंतर ही नहीं होता। पर बाद में जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स की एडवांसमेंट्स आई तो हमने ये पाया कि कोई भी जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन तब बनता है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं न्यूट्रॉन की डेफिनेशन आपके साथ में शेयर करूं तो बेटा न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज वाला, जीरो चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या खास है, इस न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है जी, ओके। तो न्यूट्रॉन का मास जीरो होता है, मतलब न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। दैट मीन्स जीरो चार्ज का मतलब है इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन है। परंतु अगर मैं ओनली प्रोटॉन की बात करूं, किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब हम उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो प्रोटॉन है इसके पास में डेफिशिएंसी होती है नेगेटिव चार्ज की। सो दैट इज द रीजन कि इसका जो मास है वो कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर समाया होता है और प्रोटॉन भी समाया होता है, इसीलिए उसका नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, परंतु उससे उसका मास क्या हो जाता है, हल्का सा ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज वाई हम जब मास ऑफ प्रोटॉन जानते थे, हम जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जान गए तो हमारे को पता लग गया मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकला, 1.00866 यूनिट। ठीक है जी, ओके। तो न्यूट्रॉन एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। 2 मिनट पहले मैं आपको बोल रहा था कि ड्यूटेरियम में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसका मास डबल हो गया हाइड्रोजन से। उसका रीजन अब मैं आपको दे रहा हूं, ड्यूटेरियम के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और अगर हम ट्रिटियम की बात करें उसका मास तो ट्रिपल हो गया, पर देखा जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखता है और एक प्रोटॉन दिखता है, तो उसका मास कैसे ट्रिपल हो गया? आंसर इज ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जितने भी आइसोटोप्स हम देखते हैं, इन आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस सेम होते हैं, पर क्या डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम ऐड करते रहते हैं उनका मास क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना। सो यहां पर हमने प्रॉपरली इस चीज को समझ लिया कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा हो जाएंगे उनका मास भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, पर उस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्जेस उतने ही रहेंगे, मतलब क्योंकि न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, तो उसके इलेक्ट्रिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसका मास जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, ये जो न्यूट्रॉन है, क्या ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरह एटम के बाहर भी रह सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो न्यूट्रॉन होता है इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है, मैक्सिमम लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन होती है अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेकेंड्स। मतलब कोई भी न्यूट्रॉन हो उसको 1000 सेकेंड्स के बाद टूटना ही टूटना है। ठीक है, तो टूटने के बाद वो क्या बनता है? टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है जी, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन
1000 होती है, 1000 सेकेंड्स होती है, और टूटने के बाद वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। सो दैट इज द रीजन जिसके कारण हम ऐसा बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो बहुत थोड़े समय के लिए हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में मेनली हमने जो सीखा वो सीखा एटॉमिक मास यूनिट कैसे बनता है, दूसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन का मास सीख लिया कितना होता है, तीसरे नंबर पे हमने प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास सीख लिया। ये सारे मासेस का जो कंटेंट है ना, अगर ये आपको याद होगा तब न्यूमेरिकल्स करते समय आपके हाथ रुकेंगे नहीं, आप प्रॉपरली इसको कर लोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके।